मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिशों में आ रहे उतार चढ़ाव और पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे यूएई ने क्यों खरीदी इजराइल में जमीन और होंगी कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लेकिन आइए सबसे पहले इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ट्रंप ने टाली पुतिन के साथ प्रस्तावित मुलाकात, रूस की उम्मीद अभी भी बाकी। ज़ेलेंस्की ने तुरंत जंग रोकने के ट्रंप के प्रस्ताव का किया समर्थन। दोनों देशों का हमला तेज, रूसी हमले में 6 की मौत। उत्तर कोरिया ने 5 महीने के बाद फिर फैलाई सनसनी, दागी कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। दक्षिण कोरिया ने बताया उकसावे की कार्रवाई। अगले हफ्ते दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे ट्रंप। बांग्लादेश की अदालत ने 15 सैन्य अधिकारियों को भेजा जेल। 2024 के आंदोलन के दौरान कई तरह के अत्याचारों में शामिल होने का आरोप। फैसले से तनाव बढ़ने की आशंका। पेरू में बढ़ते अपराध और हिंसा के बीच राष्ट्रपति जेरी ने की राजधानी लीमा में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा। अपराध के खिलाफ रक्षात्मक नहीं आक्रामक नीति का ऐलान। पीएम मोदी ने दीपावली की शुभकामनाओं पर जताया अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार। कहा दोनों महान लोकतंत्र विश्व को दिखाते रहेंगे आशा की किरण। आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ रहेंगे एकजुट। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की कोशिशों में काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। पहले जहां हंगरी के बुडापेस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बैठक की तैयारी चल रही थी, वहीं अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कड़े रुख के कारण यह बैठक टाल दी गई है। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध भी जारी है। आइए आपको ताजा घटनाक्रमों से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। पहले 2.5 घंटा फोन पर वार्ता, फिर हंगरी में मिलने की तैयारी, लेकिन अंत में बिगड़ गई पूरी बात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने बुडापेस्ट में 2 हफ्ते के भीतर मिलने की घोषणा कर दी थी। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ व्हाइट हाउस में मिल आए। दावा किया जा रहा है कि इस बार भी ट्रंप ज़ेलेंस्की वार्ता पिछली बार की तरह ही तनावपूर्ण रही, लेकिन ये घटना भी रूस के साथ जमी बर्फ को नहीं पिघला पाई। अचानक राष्ट्रपति ने पुतिन के साथ होने वाली बातचीत को रद्द करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बेमानी बैठक में समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जब युद्ध के मोर्चे पर घमासान जारी हो तो ऐसी मुलाकातों का कोई मतलब नहीं होता है। हैरानी की बात यह है कि पिछले ही हफ्ते उन्होंने दावा किया था कि पुतिन बातचीत के लिए झट से तैयार हो गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 दिनों में ट्रंप का मन इतना खट्टा हो गया? दरअसल इसके पीछे रूस का वही अपना पुराना कड़ा और अडिग रुख है। रूस की मांग है कि पहले शांति समझौता हो, फिर संघर्ष विराम। लेकिन अमेरिका चाहता है कि लड़ाई तुरंत रुक जाए, जिस क्षेत्र में जो मौजूद है वहीं बना रहे, लेकिन रूस इस पर तैयार नहीं है। मॉस्को चाहता है कि यूक्रेन नाटो से दूर रहे, रूसी भाषा बोलने वालों पर प्रतिबंध खत्म हो और नई चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाए। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लारोव के साथ फोन पर हुई बातचीत में मॉस्को ने एक बार फिर ये मांग दोहराई। खबरों के मुताबिक रूस यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर पूरे नियंत्रण के साथ यूरोपीय सेना की किसी तरह की भूमिका नहीं चाहता है। जिसका जहां कब्जा है वहीं पर लड़ाई रोकने के प्रस्ताव का यूरोपीय देशों ने भी समर्थन किया है। यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा इस योजना पर लगाई गई मुहर को रूस ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि यूक्रेनी सेना को पूर्वी यूक्रेन तो छोड़ना ही होगा। जानकारों को मानना है कि पुतिन सिर्फ ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात से ध्यान भटकाने के लिए ही उनके साथ बैठक करने पर सहमत हो गए थे। ये तर्क किसी हद तक ताजा स्थिति को समर्थन करता दिखाई दे रहा है। ज़ेलेंस्की ट्रंप से लंबी दूरी की मिसाइल टॉमहाक की खरीद पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप और पुतिन की बातचीत हो गई।
ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने से मना कर दिया। अब जेलेंस्की का कहना है कि लंबी दूरी की मिसाइल न होने के कारण पुतिन पर दबाव नहीं बन पा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस के एक रासायनिक संयंत्र को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। वहीं रूस ने कीव पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, लेकिन रूस की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए चंद्रशेखर जी, बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, अब सबको मालूम है कि बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध किसी भी तरीके से ये लड़ाई रुक जाए, और उसके लिए उन्होंने बातचीत भी बहुत की है प्रेसिडेंट ट्रंप की, और जो प्रेसिडेंट पुतिन की कहते हुए बातचीत हुई है। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पहले भी एक समिट हुई थी, और जो बुडापेस्ट के लिए समिट की जो बातचीत चल रही थी, उसमें जो है अभी जो है वो रुकावट आ गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी क्योंकि इन प्रिंसिपल कुछ एग्रीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। रूस की जो डिमांड है वो बहुत पहले से डिमांड है उनकी, है कि ईस्टर्न डोनबास का जो एरिया है वो चाहते हैं कि पूरी तरह से वो रूस को सौंप दिया जाए। और उसमें उन्होंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी कि जो दो और जो एरिया हैं उनको वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन ईस्टर्न डोनबास के ऊपर वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उस पर उनका पूरा कब्जा है। और जो अब जो अगर हम यूक्रेन या यूरोपियन कंट्रीज की बात देखें, या कोलिशन ऑफ विलिंग जो है 24 कंट्रीज का, उसकी बात देखें, उन्होंने अपनी पोजीशन को काफी शिफ्ट किया है। क्योंकि उन्होंने अब जो वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहां पर जो फौज जिसकी जहां पर है वहां पर हम सीज फायर करना चाहते हैं। लेकिन रूस का कहना है कि सीज फायर होने से कोई मतलब नहीं हल होगा, क्योंकि वो जो उसके रूट कॉज है उनके हिसाब से, उसको वो एड्रेस करना चाह रहे हैं। और उसमें उनका ये कहना है, तीन चार उनकी बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो यूक्रेन जो है नाटो में या ईयू में शामिल ना हो। दूसरा, रशियन स्पीकिंग जो एरिया का मामला है वो उसको हल करना चाहते हैं पहले, समझौता होने से पहले। और उसमें जो है जो यूरोपियन पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जैसा भी आपने बताया कि जेलेंस्की से, जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की मिले उनसे व्हाइट हाउस में, वो बहुत उम्मीद के साथ में गए थे कि टॉमहॉक मिसाइल्स पर उनको परमिशन मिल जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन की जो बातचीत हुई प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा कि ये टॉमहॉक देने का समय नहीं है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जो है बातचीत के जरिए ये इसका युद्ध विराम हो जाएगा और शांति वार्ता पे बातचीत होगी। सिंघल और साहब, यहीं उनको पर सवाल आता है कि जो वर्तमान युद्ध क्षेत्र की रेखा है, अगर वहां पर सीज फायर कर दिया जाए और बाकी जो शर्तें हैं या बाकी जो चीजें हैं उसको बातचीत से आगे क्यों नहीं किया जा सकता है? इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, किया जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन है, उनको लग रहा है कि उनका अपर हैंड है इस वक्त। और जब अगर बातचीत आएगी तो उनको लग रहा है कि उसमें उनको कंसेशन देने पड़ेंगे। तो उसलिए वो चाहते हैं कि पहले शांति वार्ता में जो उनकी शर्तें हैं उसी को मान लिया जाए, उसके बाद में युद्ध विराम हो। क्योंकि अभी जो है उनको लग रहा है प्रेसिडेंट पुतिन को, जिस तरह से अपने हमलों के बारे में बात की, क्योंकि उनको मालूम है कि अगले 6 महीने ये सर्दी जो आने वाली है यूक्रेन के लिए बहुत जबरदस्त मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली पावर सेक्टर का और गैस पाइपलाइन, उसको उन्होंने टारगेट किया हुआ है। तो उसको टारगेट होने से यूक्रेन में जो ठंड की जो जो हीटिंग की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या खड़े होने वाली है। तो प्रेसिडेंट पुतिन को उम्मीद है कि इस सर्दी में उनकी सेनाओं को आगे बढ़ने का बहुत मौका मिल जाएगा, तो जो उनके उद्देश्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो रशिया को इस वक्त ये लग रहा है कि अगर युद्ध इसी वक्त अगर रुक गई लड़ाई, तो जो उनके उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो तैयार नहीं होंगे। वो अगले और 4-5 महीने का वेट करना ऐसे में चाहते हैं। क्या अमेरिका के ऊपर दबाव नहीं होगा कि जो टॉमहॉक मिसाइल देने की बात चल रही थी, अब अमेरिका के लिए काफी दबाव होगा कि टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन तक किसी तरह से पहुंचाई जाए? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। वो पहले जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने स्टेटमेंट दी थी, या उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेटमेंट आ रही थी, वो यही थी कि उन्होंने कहा था कि हम टॉमहॉक मिसाइल्स
देने के लिए तैयार हो रहे हैं और विचार कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन की जो 2-2.5 घंटे की वार्ता हुई, उसमें बाद उनको बिल्कुल वो पलट गए प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो उसमें अब ये तो अभी खुल के नहीं आया कि क्या बातचीत हुई, किसी को नहीं मालूम है। तो लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको कोई समझाया कि क्या कारण है, जो उनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प को उचित लगे मेरे विचार से, क्योंकि प्रेसिडेंट जेलेंस्की से जो मीटिंग हुई वो बिल्कुल उलट मीटिंग हुई, और उसमें जो कह रहा है कि बड़ी एक्रिमोनियस थी। प्रेसिडेंट जेलेंस्की को जो मैप वैप दिखा रहे थे उसको भी उन्होंने देखने से मना कर दिया एक तरीके से, और कहा कि टॉमाहाक मिसाइल हम नहीं देंगे और आपको एरिया छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में बदलाव आया जब यूरोप की पोजीशन में भी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की की पोजीशन में भी, कि जो पहले वो डिमांड कर रहे थे कि पीस से पहले हमारे को जो है जो यूक्रेन का एरिया वो वापस करिए, उसकी उन्होंने वो डिमांड छोड़ दी। उन्होंने कहा जो एग्जिस्टिंग है उस पर हम सीज फायर करने के लिए तैयार है। तो वहां जो है, जो लग रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन और जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातचीत हुई है, उसमें क्या हुआ है, उसमें कुछ इस तरह की बातचीत हुई कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को समझ में आया कि प्रेसिडेंट पुतिन जो डिमांड कर रहे हैं वो जस्टिफाइड, जो मुझे लग रहा है उनकी बात से, और जो उसका उन्होंने वो किया। तो इसलिए जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी टॉमहॉक के बारे में तो बिल्कुल मना कर दिया है कि हम नई मिसाइल देने वाले नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर टॉमहॉक उनको मिसाइल दे दी गई तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध और भड़केगा, जो कि उनके हिसाब से वो सूट नहीं करता है अमेरिका के उद्देश्य। ठीक है सिंघल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कुछ दिनों पहले आपने खबर देखी होगी कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण सैन्य झड़प हुई थी। उसके बाद कतर की मध्यस्थता में दोनों ओर से बंदूकें तो खामोश हो गईं, लेकिन तनाव बना हुआ है। नया तनाव दोनों देशों के बीच सीमा रेखा यानी कि डूरंड लाइन का है। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो इस रेखा को नहीं मानता। आइए इस संबंध में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। जैसे तैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान को भी अंदाजा है कि ये कितने दिन टिक पाएगा। कारण है सीमा रेखा डूरंड लाइन, जिसे पाकिस्तान के वजूद के साथ ही अफगानिस्तान ने कभी मंजूर ही नहीं किया। इस सीमा के करीब भारी नुकसान उठाने के बाद दोहा वार्ता की मेज पर भी इसी लाइन पर पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दरअसल पाकिस्तान के एक पत्रकार असद तूर का दावा है कि दोनों पक्षों की ओर से जंगबंदी पर सहमति के बाद कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर शांति की उम्मीद जताई गई थी। इस पर तालिबान ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि डूरंड लाइन एक काल्पनिक रेखा है जिसे अफगानिस्तान सीमा मानता ही नहीं है और दोनों देशों के बीच बॉर्डर तय होना अभी बाकी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के अटक तक अपना हिस्सा मानता है। इसके बाद कतर को दोबारा प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। इस बड़ी जीत के बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर एक और बम फोड़ा। मुल्ला याकूब ने यह कहकर पाकिस्तान की नागरिक सरकार को खारिज कर दिया कि मामले पर उनकी बातचीत पाकिस्तानी सैन्य शासन के साथ हुई है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में तालिबान सरकार की वैधता पर सवाल उठाया था। मंत्रालय ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की जगह कोई वास्तविक सरकार आएगी। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब तालिबान के संस्थापकों में शामिल मुल्ला उमर के बेटे हैं, जिन्होंने दोहा वार्ता में तालिबान का प्रतिनिधित्व किया था। इस बीच उन्होंने पाकिस्तान के उन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हालिया झड़पों में भारत की कोई भूमिका थी। कभी पाकिस्तान के बेहद करीबी रहे मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान के आरोप को निराधार, मनगढ़ंत, बिना शर्त और अस्वीकार बताया। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काबुल अपने राष्ट्रीय हितों के तहत नई दिल्ली के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर है। याकूब ने एक बार फिर दोहराया कि हमारी नीति कभी भी अन्य देशों के खिलाफ अपनी जमीन का उपयोग करने में शामिल नहीं होगी। पाकिस्तान तालिबान पर टीटीपी को शरण देने का आरोप लगाता है, जबकि तालिबान इससे इनकार करता है। तो सवाल उठता है कि क्या तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, जिसका पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं। अगर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इनके दाइश यानी आईएस में शामिल हो जाने की आशंका है। आईएस फिलहाल तालिबान के लिए बड़ा खतरा है। उधर कम होते तनाव के बीच आवाजाही के लिए चमन स्पिन बोल्डक क्रॉसिंग को आंशिक रूप से फिर खोल दिया गया है।
सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव है, कुछ नए खुलासे इसमें हुए हैं, पाकिस्तान के पत्रकार ने ही ये खुलासे किए हैं। पहला सवाल आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये डूरन लाइन की हकीकत क्या है, क्यों अफगानिस्तान इसको काल्पनिक रेखा मानता है? देखिए, ऐसा है कि डूरन लाइन जो है ये लाइन थी 1893 में ड्रॉ की गई थी, ब्रिटिश इंडिया और अमीर ऑफ अफगानिस्तान। और ये लाइन जो है करीब 2600 किलोमीटर की रेखा है ये। और इसकी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि वो बड़ी आर्टिफिशियली लाइन बनाई गई है, क्योंकि जो पश्तून ट्राइब्स हैं उनको उसने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से जानकारी कम ही थी इसकी। तो उसमें जो क्लैन हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो डिवाइड हो गई हैं। तो अफगानिस्तान ने, उनका जो क्लेम है, उनके दो क्लेम है। एक तो वो कहते हैं कि शायद ये 100 साल के लिए एग्रीमेंट था, तो 100 साल पूरे हो गए, वो खत्म हो गई उसकी वैलिडिटी। दूसरा वो कहते हैं कि अफगानिस्तान ने कभी इसको जो है रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, क्योंकि और जब वो साइन हुई थी उनको प्रेशराइज करके उसको साइन कराया गया, तो उसकी जो फ्री विलिंग इंटेंशन, फ्री जो कंसेंट थी, वो फ्री कंसेंट नहीं थी। और ये लाइन अब जो है, अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये वैलिड लाइन है, क्योंकि ये इसको जो है एग्रीमेंट के एक ट्रीटी में 1893 की ट्रीटी में इसको साइन किया गया था। लेकिन अफगानिस्तान इसको कोई लेजिटिमेसी नहीं देता है। और दूसरा, बड़ी पोरस लाइन है, माउंटेनियस रीजन में है, पोरस लाइन है। और ये फैक्ट है कि पश्तून जो है ट्राइब जो है वो डिवाइड हो गए हैं। एक पाकिस्तान, आधे पाकिस्तान में कुछ चले गए हैं, कुछ जो है अफगानिस्तान में है। उनका जो है रोटी बेटी का संबंध है, तो वो उसको डिवाइड नहीं होना देना चाहते हैं। इसलिए अफगानिस्तान इसको बराबर क्लेम करता है कि ये जो लाइन वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड लाइन है और हम इसको नहीं मानते हैं। तो इसलिए जैसे जो उधर जो जिसके बारे में टीटीपी है, वहां पर तारीख तालिबान और पाकिस्तान, वो भी यही बात कहता है कि ये जो लाइन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो है लाइन गलत है, क्योंकि हमारे इस पश्तून्स को ये डिवाइड कर। उधर तालिब जो अफगानिस्तान की कोई भी सरकार हो, उसने कभी इस लाइन को नहीं माना है। पाकिस्तान उस पर ऑफ कोर्स उन्होंने बॉर्डर भी बनाया है, लेकिन उनकी जो पाकिस्तान की जो सरकार है, उनकी जो फौज है, वो उस पर वहां पर अपनी जो कंट्रोल नहीं उस पर एनफोर्स कर पा रहे हैं। तो बराबर उसमें मूवमेंट भी रहता है। और वो जो 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 टेररिस्ट कह सकते हैं, या जो भी, जिसको जो भी नाम आप देना चाहें, वो उनका मूवमेंट दोनों तरफ, पाकिस्तान से भी अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान की जो एरिया है वहां का एरिया, उससे भी, दोनों तरफ वहां मूवमेंट होता है। और उसमें और भी बहुत सारी जो, इनफैक्ट उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल भी हुआ था उसका, पाकिस्तान ने, जब अमेरिकन आर्मी या रशियन आर्मी वहां थी, तो उसको इसी लाइन के थ्रू उन्होंने जो जितने भी ये मदद की थी उन्होंने, ठीक है, तालिबान को और दूसरे लोगों को, वो ठीक है पूरी उससे मदद की गई थी। सर। तो यहाँ ये पर सबसे बड़ा झगड़ा इस वक्त इसका पड़ा हुआ है, डूरन लाइन का। ठीक है, दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव है, हमने देखा कि पाकिस्तान की ओर से कई इस तरह के बयान आए, भारत को इसमें खींचने की कोशिश की, लेकिन तालिबान ने साफ कर दिया है कि इसमें भारत किसी तरह से, भारत का कोई ऐसा मामला नहीं है कि भारत किसी की मदद कर रहा हो इसमें। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है या उनकी जो फौज है, आर्मी है, जब भी उनको पास में, जब भी वो हारते हैं, कहीं पर उनको डिफीट होती है, वो कोशिश, जब ईरान से उनका झगड़ा चल रहा था तब भी उन्होंने हमारा भारत के लिए कहा कि भारत ने ये करवाया है। उनके यहाँ जब भी, और अफगानिस्तान के साथ उनका झगड़ा है, उन्होंने अटैक किया काबुल में, और वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, भारत ने, वो तालिबान को भारत उनको मदद कर रहा है। तो उसका तो, उनका तो केवल एक उद्देश्य रह गया है कि जहां डिफीट होती है उनकी, वो भारत के ऊपर थोपना करने की कोशिश करते हैं, अपनी जनता को गुमराह करते हैं, चाहे उनके हुक्मरान सिविलियन अथॉरिटी हो या फौजी हो, उन सबका यही काम रह गया है। तो उसमें तो कोई, और तालिबान ने बस साफ कर दिया कि उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट है। क्योंकि पाकिस्तान, जब तालिबान की गवर्नमेंट वहां 2021 में आई, तो उनको ये उम्मीद थी कि उनको जो वो कहेंगे वो उनकी कठपुतली होगी, जो वहां के अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, और जो वो पाकिस्तान के हुक्मरान चाहेंगे वो लोग करेंगे। लेकिन तालिबान 2 बहुत ही ज्यादा केयरफुल है, उन्होंने, उनको एक्सपीरियंस भी हो गया है सरकार रन करने का, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो बहुत ही ज्यादा सजग हैं। और वो पाकिस्तान का जो गेम था कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ और ये तो वो समझ गए थे। तो वो उन्होंने जो है इस बार पाकिस्तान के साथ जो संबंध रखे हैं, बहुत ही
अपने हिसाब से उनको चला रहे हैं, और उन्होंने दूसरे देशों के साथ, रशिया हो, चीन हो, उन सब के साथ भी संबंध अपने अपने बढ़ाए हैं ठीक है और सर, अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सिंघल साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपना पहला स्थायी दूतावास बनाने के लिए इजराइल में जमीन खरीदी है, जो 2020 में अब्राहम समझौते के तहत स्थापित द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात की राज्य मंत्री लाना नुसेबेह ने अबू धाबी में रॉयटर्स नेक्स्ट गल्फ समिट में एक पैनल के दौरान कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्र में सहिष्णुता को बढ़ावा देने और मानसिकता को बदलने के लिए इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य किया है। ये पहली बार है जब किसी खाड़ी देश ने स्थायी राजनयिक सुविधा के निर्माण के लिए इजराइल के अंदर जमीन खरीदी है। पीएम मोदी ने दीपावली शुभकामनाओं के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि प्रकाश के इस पर्व पर हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद की रोशनी दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट रहें। दरअसल मंगलवार को ट्रंप ने दिवाली के मौके पर व्हाइट हाउस में दिए जलाकर त्योहार मनाया और अमेरिकियों को शुभकामनाएं दी थीं। ईरान की एक खास शादी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस एक वीडियो ने ईरान की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। ईरान में महिलाओं पर हिजाब न पहनने पर सख्त पहरे हैं। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के खास सलाहकार अली शमखानी की बेटी की शाही शादी में शमखानी की बेटी ने शादी में सफेद गाउन पहना, जिसे पहनने की इजाजत ईरान में नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल में बोलते हुए चेतावनी दी कि अगर हमास ने निशस्त्रीकरण से इनकार किया तो उसे मिटा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर समूह सहयोग करे तो लड़ाकों को बख्शा जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गाजा में विदेशी सैनिकों के बारे में कोई भी फैसला इजराइल को लेना है। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराधों के 3 अलग-अलग मामलों में 15 सैन्य अधिकारियों को जेल भेजने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण का ये फैसला 3 मामलों में चल रही कार्रवाई के बाद आया है। 2 मामले अवामी लीग सरकार के कार्यकाल के दौरान जबरन गायब किए जाने और यातना से संबंधित हैं, जबकि एक मामला पिछले साल जुलाई के जन विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को हयात तहरीर अल शाम को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटा दिया। HTS को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटाने के सरकार के फैसले का मकसद नई सीरियाई सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना है। सऊदी अरब ने करीब 50 साल बाद कफाला सिस्टम खत्म कर दिया है। इस निर्णय का फायदा करीब 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा विदेशी कामगारों को मिलेगा। दरअसल कफाला सिस्टम एक तरह की स्पॉन्सरशिप होती है, जिसमें विदेशी वर्कर्स का कानूनी स्टेटस सीधे तौर पर उसकी कंपनी से जुड़ा होता है।